हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास जो कि 10th बोर्ड सीबीएसई और आरबीएसई के बच्चों के लिए है। शुरुआत करते हैं हम एक ऐसे टॉपिक की जो कि आरबीएसई और सीबीएसई में समान रूप से पाया जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले टेंस। टेंस क्या होते हैं, टेंस की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से सेंटेंस फ्रेम होते हैं, किस तरह से वर्ब यूज की जाती है और किस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, इन सब के ऊपर बात करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं टेंस। चलिए देखिए, टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। व्हाट डज अ टेंस टेल अस? अ टेंस always tells us about the time and the action। यानी कि बेसिकली टेंस हमें क्या बताता है? टाइम बताता है और एक्शन बताता है, यानी कि कौन सा काम किस समय पे हुआ है, ये हमें टेंस से पता चलता है। अब जो टेंस की फॉर्मेशन होती है उससे हम आगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से टेंस बच्चों के लिए यूजफुल होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ टेंसेस, यानी कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। इसके तीन टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? तीन टाइप्स। पहला टाइप्स, पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है पास्ट टेंस। और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस यानी कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, जिसको हम हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं वर्तमान, यानी कि जो प्रेजेंट में हमारे चल रहा है। और अगर मैं पास्ट की बात करूं तो इसको कहते हैं भूतकाल। और अगर फ्यूचर की अगर बात की जाए तो इसे कहते हैं भविष्यकाल। यानी कि प्रेजेंट, वर्तमान, पास्ट, भूतकाल, और जो फ्यूचर होता है वो हमारा होता है भविष्यकाल। यानी कि जो काम हम प्रेजेंट में करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। जो पास्ट में हमने किया है, यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस है पास्ट का, वो पास्ट टेंस में होता है। और जो हम आने वाले समय में कोई भी एक्शन, अगर कोई भी काम हम करेंगे तो वो फ्यूचर टेंस में करेंगे। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जो टेंस के टाइप्स होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर मैं आगे बात करूं, आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो टेंस है वो हर टेंस अपनी अपनी सब कैटेगरी में डिवाइड होता है, यानी कि हर टेंस की अलग अलग सब कैटेगरी भी होती है। उस सब कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है, इसकी फर्स्ट कैटेगरी है वो होती है प्रेजेंट सिंपल, या फिर जिसे हम कहते हैं इंडेफिनेट। दूसरी अगर कैटेगरी की बात करूं, सब कैटेगरी की, तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरी अगर बात करूं तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैं इसकी लास्ट कैटेगरी की बात करूं तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि ये चार तरह के टेंस हम सीखेंगे। यानी कि प्रेजेंट सिंपल, जिसको कि इंडेफिनिट भी कहा जाता है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसको आप प्रोग्रेसिव भी पढ़ते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। और सबसे जो लास्ट में होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से जो पास्ट टेंस है उसमें भी सेम कैटेगरी पाई जाती है। सेम चारों के चारों इसमें भी होते हैं। पास्ट सिंपल, यानी कि जिसको अभी हमने समझा इंडेफिनिट भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस।
Third one is past perfect. And the last one is past perfect continuous. ये चार कैटेगरी सेम पास्ट में भी होती है और सेम चार कैटेगरी हम फ्यूचर में भी सीखेंगे, यानी कि फ्यूचर सिंपल, सेकेंड वन फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट, लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि हर टेंस की चार सब कैटेगरी होती है, इंडेफिनेट, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, चारों कैटेगरी में हम इनको पढ़ते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों के लिए जो ये टेंस की क्लास है ये बेसिक से एडवांस तक है। इस क्लास में हर बच्चा इसको हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ेगा। जो हमारा डक्टाइल एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसका मेन मोटिव ही यही है कि बच्चे को जीरो से हीरो तक का सफर तय करवाया जाए। तो जुड़े रहिए आप सभी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट टेंस में भी सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मैं बात करता हूं प्रेजेंट सिंपल, या इनडेफिनेट जिसको हम कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट। प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट। अब प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनेट में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं और उन रूल्स के थ्रू हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और उन रूल्स के थ्रू ही हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेंटेंस की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, सबसे पहले हाउ डज वी फॉर्म अ सेंटेंस, यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर उसके ऊपर मैं बात करूं तो प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट में जो सेंटेंस में जो फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, हम कितने तरह के टाइप्स इसमें सीखेंगे, तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरह से सेंटेंस फ्रेम होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो यहां पर इसकी कौन सी कैटेगरी होती है, इसकी तीन कैटेगरी होती है। सबसे पहले अफर्मेटिव, यानी कि सिंपल सेंटेंस जिनको कहते हैं। सेकंड वन नेगेटिव, एंड द थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव। तो हम बेसिकली ये तीन तरह के जो सेंटेंस है, इस टेंस के फॉर्मेशन में हम तीन तरह के सेंटेंस आपको फॉर्म करना सिखाएंगे, जिसमें सबसे पहले अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कहते हैं, देन नेगेटिव यानी कि जो नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नो, नॉट वगैरह का यूज होता है, देन इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मींस क्वेश्चन मार्क, यानी कि जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले हम लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। किस तरह से बनाए जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव में सबसे पहले बात करूं तो आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा यहाँ पर डूअर होता है, किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। एक सेंटेंस में जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद हमारा आता है वर्ब। वर्ब यानी कि कोई भी एक्शन वर्ब कहलाता है, यानी कि कोई भी एक्शन, हर वो काम जो हम करते हैं उस काम को वर्ब कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि मेन वर्ब में एस और ई एस ऐड हो जाता है, और देन सबसे लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, देन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस फॉर्मेशन है। अब इस सेंटेंस फॉर्मेशन में आप लोगों के किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, किस तरह से
एस या ई एस ऐड किया जाता है या एस या ई एस ऐड नहीं किया जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे बारी बारी से। बिल्कुल धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। देखिए, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, तो इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, यानी कि बेसिक रूल्स होते हैं कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का यूज करेंगे। देखिए क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट की अगर हम लोग अगर उसकी पहचान देखें, बिकॉज वी आर नॉट नेटिव पीपल ऑफ इंग्लैंड, हम इंडिया के भारत के रहने वाले हैं, तो हम लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेवल होता है वो हिंदी टू इंग्लिश होता है। बेसिक स्ट्रक्चर हिंदी टू इंग्लिश चलते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा किसी क्लास में कि जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि भाई हिंदी वाक्यों के अंत में ता ते ती आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। लेकिन अगर मैं आपके बोर्ड के एग्जाम की बात करूं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहीं भी रेलेवेंट नहीं होता है, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में अल्टीमेटली आपको किसी भी तरह का कोई हिंदी का क्लू दिया हुआ नहीं होता है। वहां हमें इंग्लिश टू इंग्लिश चलना पड़ता है। तो हम बात करते हैं हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक चीज को बारीकी से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम चलेंगे, किस तरह से रूल्स होते हैं, किस तरह से इनको यूज किया जाता है और कैसे कैसे सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं और किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझाई जाएगी, आपको गो थ्रू किया जाएगा। देन लास्ट में आपको कंप्लीट टेंस की एक क्वेश्चन जो हमारी क्वेश्चन सीरीज होती है वो करवाई जाएगी, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट्स आपको सारे के सारे अवेलेबल मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर टॉपिक। चलिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये कहाँ का यूज होता है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज अगर मैं देखूं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सबसे पहले यूज होता है, इसका यूज होता है हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन में। यानी कि वो काम जो हमारे हैबिचुअल है, यानी जो हमारे हैबिट में होते हैं, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन होते हैं, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हमारा यूज होता है यूनिवर्सल ट्रुथ में। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि ऐसा ट्रुथ जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो सारा का सारा यूनिवर्स से ही पूरा का पूरा ऑपरेट होता है। यानी कि उसमें हम ह्यूमन बीइंग की कुछ भी नहीं चलती है, सारी की सारी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वहां पर चीजें वर्क करती है। देन अगर मैं बात करूं तो उसके बाद हमारा होता है मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। यानी कि मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये वो चीजें होती हैं, देखिए, जो मैथ ने प्रूव किया है, जो भी मैथ के द्वारा प्रूव किया गया है वो सारे के सारे मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं। लेकिन जो साइंस ने प्रूव किया है, जो भी कोई आपका ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरह का कोई फंडामेंटल है, वो मैथ से या साइंस से प्रूवन है, तो उसके लिए हम मैथमेटिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स का यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लांट फ्यूचर, प्लान फ्यूचर यानी कि कोई ऐसा फ्यूचर का काम जो पहले से ही प्लान हो, जिसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते, जिसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, वो प्लान फ्यूचर में आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स यानी कि जिसको हिंदी में हम कहते हैं कहावतें, यानी कि जो कहावतें होती हैं किसी भी प्रकार की, वो प्रोवर्ब्स होती है। तो ये बेसिकली सारे के सारे जो चीजें आप देख रहे हो, यानी कि इसमें देखिए आप, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन होते हैं वो इसमें आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो भी इसी के अंडर में आते हैं, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स होता है वो भी इसी के अंडर में आते हैं, प्लांट फ्यूचर होता है वो भी इसी के अंडर में आते हैं, और प्रोवर्ब्स, ये सारे के सारे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल या जो इंडेफिनिट टेंस आपका है, इसमें एक पार्ट आपको मैं और समझाता हूं। इसमें दो चीजें चलती है, देखिए हर टेंस का फॉर्मेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक उसकी हेल्पिंग वर्ब्स पे, एक उसकी मेन वर्ब पे। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पता है तो टेंस आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि टेंस में कोई भी आप सेंटेंस ले लो,
किसी भी तरह के सेंटेंस का फॉर्मेशन ले लो, उसमें दो ही चीजें आपको चेंज होती हुई नजर आएगी, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। बाकी जो वर्ब का यूज होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो उस टेंस के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये बेसिकली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर चेंज होगा तो या तो होगी हेल्पिंग वर्ब या होगी मेन वर्ब। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो बेसिकली होती है डू और डज, यानी कि डू और डज होती है। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो किस तरह से हम यूज करेंगे वो भी समझ लेते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम डू का यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या यूज होती है इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, तो मेन वर्ब में देखिए या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ई एस ऐड करना होता है। अब ये किस कंडीशन में करने पड़ते हैं, वो सारा का सारा देखिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इट टोटली डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसा है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम ये वाला यूज करेंगे, एस या ई एस वाला, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम V1 यानी कि जो बेस फॉर्म होती है वो यूज करेंगे। क्लियर? आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन के सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है। तो जो यहाँ पर हमारा इसका फॉर्मेशन है, अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब में एस या ई एस एस ऐड हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। और ये वाला जो हमारा फॉर्मूला चलता है अफर्मेटिव में, ये हमारा चलता है, ये हमारा चलता है सिंगुलर के साथ। और दूसरा अगर मैं देखूं तो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट, और ये हमारा चलता है प्लूरल में। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ये नीचे वाला हो जाएगा। अब सेंटेंस में जब इसका यूज होता है तो हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हैबिचुअल एक्शन के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमें उसका क्लू कैसे मिलेगा, उसके लिए कुछ हिंट वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? हिंट वर्ड्स होते हैं, यानी कि हिंट वर्ड्स जिनको हम एडवर्बियल भी कहते हैं, एडवर्बियल, एडवर्बियल्स। ठीक है। अब ये हिंट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं उसके अगर ऊपर मैं बात करूं, तो हिंट वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हिंट वर्ड्स में क्या क्या आ जाता है, डेली आ जाता है, रेगुलरली आ जाता है, ऑफन आ जाता है, फ्रिक्वेंटली आ जाता है। ठीक है। ऑलवेज, नेवर, क्लियर, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली। ठीक है। और एवरी प्लस टाइम, यानी कि एवरी प्लस कोई ना कोई टाइम होगा, यानी कि एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, इवनिंग, एवरी नाइट, क्लियर, एवरी आफ्टरनून। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस में अगर कोई वर्ड आ जाए तो हमको वहां से पता लगता है कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट का हैबिचुअल एक्शन है। अब सेंटेंस किस तरह से आते हैं हम उस पर बात करते हैं। देखिए सेंटेंस का मैं अगर बात करूं, हम अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे क्वेश्चन इस तरह से आ गया, आई ऑलवेज
गो टू स्कूल बाय बस। क्लियर। यहां पर ये कह रहा है आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस। अब जो हमें वर्ब दे रखी है वो वर्ब है गो, यानी कि गो वर्ब है। अब पहले ही हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन समझ लिया कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस ऐड करना है या फिर हमें डायरेक्ट मेन वर्ब ही पुट करनी है। लेकिन उसका रूल होता है कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है हमें क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में हिंट वर्ड्स ढूंढने हैं कि वो हिंट वर्ड्स कहाँ हैं जहां से हमें पता चलेगा कि ये इस टेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप इस सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही इस सेंटेंस को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज। तो ऑलवेज आपका हिंट वर्ड्स इसमें दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट डेफिनेट टेंस के बारे में बताता है। उसके बाद हमें वर्ब मिल गई गो। अब हमें ये पता करना है कि इसमें ऐसे ये ऐड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है आई। देखिए बेटा, आई जो होता है वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब कभी नहीं लेता है। तो इस तरह से हम आई के साथ क्या लगा देंगे, आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस, यानी कि यहां गो का गो रह जाता है। अगर मान लो सेंटेंस इस तरह से हो, ही प्ले क्रिकेट एवरी डे, यानी कि ये कह रहा है कि वो रोजाना क्या करता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। क्लियर। वह रोजाना क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा हिंट वर्ड्स हमने ढूंढा, वो हिंट वर्ड्स हमारा क्या हो गया, एवरी डे। यानी कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो रेगुलर एक्शन होते हैं जिसमें एवरी डे, एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी लगाकर कोई भी पीछे टाइम दे रखा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो हमें हमारा हिंट वर्ड्स मिल गया यहाँ पे, क्या है वो, एवरी डे। अब इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और उसके बाद हमें ऐसे एस ऐड करना है या नहीं करना है, उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है ही। तो ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल नहीं होता है। ही, शी, इट और कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर होते हैं। और उसके अलावा आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है प्ले है। अब प्ले के पीछे हमने क्या लगा देना है, प्लेज कर देना है इसको, क्योंकि यहाँ पर ही दे रखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, यानी कि इसमें सेंटेंस हो जाएगा ही प्लेस क्रिकेट एवरी डे, यानी कि वह रोजाना क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। इट इज रेगुलर एक्शन। क्लियर। यह उसका रेगुलर एक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं और सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे मैंने यहां पर लिख दिया दे नेवर, और मैंने वर्ब दे दी क्वेरल क्वेरल विद वन अनदर। यानी मैंने ये कह दिया है कि वे कभी भी एक दूसरे से झगड़ते नहीं है, वे एक दूसरे से झगड़ते नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंट वर्ड्स की, तो हमारा हिंट वर्ड्स क्या है यहाँ पर, नेवर। क्या हिंट वर्ड्स हो जाएगा, नेवर हो जाएगा, नेवर। क्लियर। और उसके बाद हमारी वर्ब है क्वेरल। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें ऐसे यस लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये चीज हमें कौन बताएगा, ये बताएगा हमें सब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, दे है। क्लियर। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या एस ऐड हमारे नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, दे नेवर क्वेरल विद वन अनदर, यानी कि वे कभी भी एक दूसरे से लड़ते नहीं है। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं। इसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं,
मैंने ये लिख दिया, राकेश रीड न्यूज़पेपर डेली। यानी कि राकेश रोजाना क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं हिंट वर्ड्स की बात करूं, तो हमारा हिंट वर्ड्स क्या मिल गया हमको, डेली। यानी कि डेली यानी कि आप सब समझते हो रोजाना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है राकेश। राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। तो यहाँ पर हमें वर्ब में क्या लगाना है, एस या ई एस। तो रीड के बाद हमने क्या लगा दिया, एस, और ये बन गया रीड्स। राकेश रीड्स न्यूज़पेपर डेली, यानी कि राकेश रोजाना क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ। अब देखिए यहां तक हमने सीखा कि सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने सीखा। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है, किस तरह से होता है नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम डू और डज का यूज करते हैं, और डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक चीज याद रखना, डू डज और डिड ये डू की फैमिली है, और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। और जब ये लग जाते हैं सेंटेंस में, तो इसके बाद कोई भी एस या ई एस इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। और सबसे बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। देखिए अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो यहाँ पर हमारा डज है, डज का यूज होता है सिंगुलर के साथ। एक बार और बता देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और डू का यूज हमारा होता है प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर, डज डू प्लूरल और डज सिंगुलर। अब किस तरह से सेंटेंस होते हैं ये देखिए आप। अगर मान लो मैंने ये कह दिया, द पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट डिसओबे द रूल्स। यानी कि मैंने यहाँ पर कहा कि पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो लोग हैं, तो यहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया यानी कि एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का। डू नॉट डिसओबे द रूल, यानी कि यहाँ पर डू और डस के साथ हमने क्या और लगाना था, एक सेकेंड, डू और डस के बाद हमारा क्या लग जाएगा, नॉट लग के, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट डिसओबे द रूल्स, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो जो रूल्स होते हैं उसको डिसओबे नहीं करते। चलिए आगे देखिए, आई डू नॉट टेल अ लाई, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आई के साथ भी किसका यूज हो जाता है, डू का। अगर मैं डज की बात करूं, शी डज नॉट कुक फूड, यानी कि वह खाना नहीं पकाती है। क्लियर, शी डज नॉट कुक फूड। जब सिंगुलर सेंटेंस, हम सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो उसके बाद हम डज का यूज करते हैं, और डज के बाद नोट लगाकर वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म, उसका यूज करते हैं। देखिए एक चीज याद रखना, जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो, तो हमारी मेन वर्ब में ऐसे आई एस नहीं लगता है, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं डू या डज का। क्लियर, जब डू और डज लग जाते हैं तो उसके बाद किसी भी तरह की कोई मेन वर्ब में ऐसे आई एस नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेगेटिव के बाद, तो हमारा जो अगला सेंटेंस होता है वो हमारा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, इसके बारे में मैं अगर बताऊं आपको, इट ऑलवेज
आस्क ए क्वेश्चन, यानी कि ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछना, यानी कि क्वेश्चन मार्क, जो किसी ना किसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इंटेरोगेटिव का अगर मैं फॉर्मेशन बताऊं तो ये सेंटेंस जो होते हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू या डज। डू डज, इसके बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए, अब सेंटेंस किस तरह से होता है हमारा, ये देखिए आप। डू यू ड्रिंक टी, यानी कि वो पूछ रहा है क्या तुम चाय पीते हो। डू यू ड्रिंक टी, क्या तुम चाय पीते हो। और अगर मैं दूसरा डज का बताऊं आपको, डज राम ईट एप्पल, यानी कि क्या राम एप्पल खाता है या क्या राम सेब खाता है। यहां पर हमने तीन फॉर्मेशन थे वो पढ़े, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इससे हमने ये सीखा कि किस तरह से सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह से सब्जेक्ट यूज होता है, किस तरह से वर्ब यूज होती है और किस तरह से ऑब्जेक्ट यूज होता है। हिंट वर्ड्स के थ्रू क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है ये हमने सीखा। उसके बाद हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, नेगेटिव में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाकर और फिर मेन वर्ब का यूज करते हैं। देन इसके बाद हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन पूछता है, किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन करता है वो सामने वाले से। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव में जो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन रहता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीन तरह के सेंटेंस हमने समझे, और ये सारे के सारे आपके कौन से वाले थे? हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के लिए। यानी कि हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन ये होते हैं, हैबिचुअल एक्शन वो होता है जो आपकी हैबिट में होता है। जैसे अगर कोई आदमी रोजाना ये कहता है कि मैं डेली चाय पीता हूँ, तो ये उसकी हैबिट है। अब यहाँ पर संडे हो, मंडे हो, चाहे छुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, वो चाय पीता है तो वो पिएगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं, अगर अपन ये कहते हैं कि भाई वो नाखून चबाता है ना, या ये कह दूं मैं ही बाइट्स हिज नेल्स, तो इसका मतलब ये उसकी हैबिट है, ये उसका कोई रेगुलर एक्शन नहीं है। और अगर रेगुलर एक्शन की मैं बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि मैं डेली स्कूल जाता हूं, तो ये मेरा रेगुलर एक्शन है, क्योंकि हैबिट नहीं है। अगर हैबिट होती तो मैं संडे को भी स्कूल जाता, लेकिन ये रेगुलर एक्शन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हमने हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के बारे में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे उनको सोल्व करना है, ये हमने सीखा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ। किस तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो हमको क्या वर्ब पुट करनी है, इसके बारे में हम सीखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सल ट्रुथ। देखिए, अगला हमारा होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ में देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, यानी कि पूरी दुनिया जिस बात को मानती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग की नहीं चलती है, जिसमें यूनिवर्स की चलती है, यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर आपसे पुटअप कर सकता है, इस तरह से, द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं बताऊं आपको कैसे आ जाएगा। द स्टार्स डैश शाइन एट नाइट। क्लियर? चलिए, देखिए, द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमारी और आपकी नहीं चलने वाली है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो अर्थ है वो कई सदियों से, कई करोड़ों वर्षों से वो क्या करती आ रही है, वो सन के चारों तरफ उनकी जो रोटेशनल जो एक मूवमेंट होती है वो करती आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है और हमको वर्ब दे रखी है रिवोल्व। रिवोल्व का मतलब होता है घूमना, चक्कर काटना। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है।
इसमें कोई भी किसी भी तरह के कोई हिंट वर्ड्स नहीं है। यहाँ हिंट सामने ही हमें नजर आ रही है जहां पर अर्थ और सन के बारे में पूछा गया है। इट मीन्स द क्वेश्चन रिलेटेड विद यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा द अर्थ। अब यहाँ पर अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही अर्थ है जो पूरे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अर्थ सिंगुलर है, तो मैंने आपको बताया था अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड हो जाता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसी को ही पुट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अर्थ है, अर्थ एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला देखिए, द स्टार्स डैश शाइन एट नाइट, यानी कि ये कह रहे हैं कि तारे जो हैं वो रात में चमकते हैं। अब सबको पता है तारे रात में चमकते हैं, दिन में तो तारे दिखते नहीं है। दिन में तारे दिखना तो कुछ अलग ही बात होती है, अगर किसी तरह का कोई शौक लग जाता है तो अब कहते हैं हम दिन में तारे दिख गए। क्लियर। तो यहाँ पर ये कह रहा था स्टार्स शाइन एट नाइट। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्स को सुनकर, यानी कि स्टार्स को देखकर ये हमें बात क्लियर हो गई कि ये भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई लेना देना नहीं है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, अगर मैं बात करूं तो जो सब्जेक्ट है द स्टार्स, स्टार सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, एक तारा नहीं चमकता है आसमान में, बहुत सारे तारे चमकते हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हम वर्ब की मेन वर्ब जो होती है उसकी बेस फॉर्म ही भरते हैं, उसमें एस या एस ऐड नहीं करते हैं। तो जो हमारा ये वर्ब दे रखी है यहाँ पर शाइन, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द स्टार्स शाइन एट नाइट, यानी कि जो तारे हैं वो रात में चमकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनर पूछता है घुमा फिरा के, और इसमें कोई भी अगर रिलेटेड अर्थ हो, मून हो, या किसी भी जो हमारे सैटेलाइट का हो, या फिर किसी भी तरह के जो हमारे यूनिवर्स में जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी हमारे जो प्लैनेट्स है उनके बारे में पूछ रहा हो, या कोई भी यूनिवर्स से रिलेटेड कोई भी बात अगर वो आपसे पूछ रहा हो, इट मीन्स द क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ यूनिवर्सल ट्रूथ, और उसमें हमें किस तरह से भरना है वो आपने देख लिया है। अब आगे मैं बात करता हूं मैथमेटिकल्स एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। क्लियर। यानी कि मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स, सबसे पहले ये समझते हैं होता क्या है। मैथमेटिकल फैक्ट्स वो होते हैं जो कि मैथ ने प्रूव किए, द फैक्ट्स दैट हैव बीन प्रूवन बाय मैथ इज कॉल्ड मैथमेटिक्स प्रूफ, या मैथमेटिकल फैक्ट्स कहलाते हैं वो। क्लियर। साइंटिफिक फैक्ट्स वो होते हैं जो साइंस ने प्रूव किए, जो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरह से पूछता है उसकी मैं अगर बात करूं, तो एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन आपको देगा, 2 and 2, उसके बाद एक वर्ब दे देगा मेक 4। क्लियर। 2 and 2 मेक 4, या फिर क्वेश्चन इस तरह से दे देगा वो आपको, द वाटर, वर्ब दे दी आपको बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मैथ में वो आपसे ये पूछ लेगा 2 और 2 4 होते हैं, यानी कि 2 and 2 देन मेक 4। क्लियर। तो हमें किस तरह से वर्ब भरनी है ये ध्यान रखना है। तो जो हमारा ऊपर वाला जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो 2 and 2 4 ये देखते ही हमको आइडिया लग गया कि ये मैथमेटिकल फैक्ट्स है। और नीचे वाले सेंटेंस में द वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जितने भी यहाँ पर टर्म्स यूज की गई है ये सारी की सारी साइंस से रिलेटेड की गई है, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि मैथमेटिकल फैक्ट्स है या साइंटिफिक फैक्ट्स है। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें हम भरेंगे 2 and 2 मेक्स 4। क्लियर। और नीचे वाला सेंटेंस है उसमें अगर मैंने बात की वाटर, तो देखिए वाटर जो है वो एक मटेरियल नाउन है, यानी कि अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट है, और जो मटेरियल नाउन होती है वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करती है, यानी कि सिंगुलर वर्ब लेती है। तो हमने क्या कह दिया, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो पानी है वो 100 डिग्री पर उबलता है। क्लियर। तो ये दोनों के दोनों जो है ये मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये मैथ का है और ये साइंस का है। ये सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मैथमेटिकल फैक्ट्स हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो, ये सारे के सारे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारा प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है। देखिए स्लाइड लगाकर और उसके ऊपर आप लोगों को सारा का सारा समझाना, ये डक्टाइल एकेडमी का
बिल्कुल भी एक कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आखिरी कॉन्सेप्ट जो छोटे से छोटा लास्ट डाउट हो वो भी जाकर आप तक क्लियर करवाया जाए। इसलिए यहाँ पर जो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को जो ये वीडियोस अवेलेबल होगी, इसमें आप भी देख रहे हैं कि हम एक लाइन टू लाइन हर चीज बोर्ड के ऊपर लिखवा के समझा रहे हैं। क्योंकि अगर स्लाइड की बात करनी हो तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जिससे आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर वही बुक्स ही अगर पढ़ाना हमारा मोटिव होता तो हम यहाँ तक आपको ना लेकर आते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूं, इसके बाद जो हमारा बात करूं मैं, तो मैंने कहा था आपसे प्लांट फ्यूचर। देखिए प्लांट फ्यूचर क्या होता है ये समझना है हमको। प्लांट फ्यूचर का मतलब ये होता है कोई ऐसा काम जो हमने फ्यूचर के लिए प्लान कर रखा है। देखो फ्यूचर के कुछ ऐसे काम होते हैं जो प्लान हो चुके होते हैं लेकिन उनमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, इनको प्लांट फ्यूचर कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे किसी के घर में कोई मैरिज है तो मैरिज इज अ प्लांट फ्यूचर जिसमें कुछ भी चेंजेस अब नहीं हो सकता। आप लोग कई बार न्यूज़पेपर में इनमें देखते हो कि उसमें लिखा हुआ आता है कि प्रधानमंत्री जो जब प्राइम मिनिस्टर है वो अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे, वो प्लान्ड फ्यूचर होता है। उनकी सारी की सारी जो विजिट्स होती है वो ऑलरेडी प्लान्ड होती है। तो इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, वो दिखने में हमें ये लगेगा जैसे कोई फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन वो एक्चुअल में फ्यूचर होते नहीं है। उन्हें हमें समझना है क्योंकि ये वो चीजें होती है जो हमें एग्जाम में कहीं ना कहीं लैग करने पे मजबूर कर देती है, जहां पर आप एक नंबर भी गंवा सकते हैं। और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू इस चीज का हमारा आपसे वादा है, एक सिंगल नंबर भी हमारा आपके छूट जाए ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम बात करते हैं प्लांट फ्यूचर की। तो प्लांट फ्यूचर में अगर मैं बात करूं किस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने क्वेश्चन ये दे दिया, माय फादर माय फादर डैश, और उसके बाद मैंने वर्ब यूज करी रिटायर। ठीक है, इन नेक्स्ट मंथ। ये कह रहा है कि मेरे पापा अगले महीने में क्या होंगे, रिटायर होंगे, यानी कि रिटायरमेंट पापा का कब होगा, अगले महीने होगा। देखिए रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है जो ऑलरेडी प्लान्ड होती है। रिटायरमेंट में इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं चलते हैं कि आगे वाली डेट को हम एक्सटेंड करके या उसको पोस्टपोन कर दे, किसी और डेट पे उसको टाल दे, इस तरह से नहीं चलता है। तो ये प्लांट फ्यूचर होते हैं। अगर इसको आप देखोगे, इसको देखोगे तो ये कह रहा है नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर बच्चे को एक कंफ्यूजन क्रिएट माइंड में होगी कि सर ये नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है, इसका मतलब ये तो फ्यूचर है। और वो बच्चा यहाँ पर फ्यूचर टेंस भरकर बहुत बड़ी गलती कर देगा, जो गलती हम नहीं चाहते आपकी हो। क्लियर? तो आप बड़े रहिएगा, देखिएगा किस तरह से होता है। माई फादर डस रिटायर इन नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर ये कह रहा है पिताजी अगले महीने क्या होंगे, रिटायर होंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूं तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड हो जाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, माय फादर रिटायर्स इन नेक्स्ट मंथ, यानी कि पिताजी जो है अगले महीने में रिटायर होंगे। आप कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में आप ऐड देखते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, जिसमें प्लांट फ्यूचर के बारे में भी कई बार दिया होता है। उसमें ये लिखा होता है द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, और वर्ब आपको मैं दे दूं विजिट अमेरिका नेक्स्ट वीक। अब ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री अगले हफ्ते कहां जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यानी कि अमेरिका के दौरे पर या अमेरिका की जो भी यात्रा है उस पर जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक को अगर अपन देखें तो हो सकता है कि बच्चा आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि नेक्स्ट वीक वही प्लांट फ्यूचर वाला जो मामला है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते जाएंगे, इसका मतलब ये तो फ्यूचर है। तो बच्चे इसमें फ्यूचर टेंस भर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक प्लांट फ्यूचर है। प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, ये प्लान्ड होती है पहले से। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने बैठे बैठे ये सोच लिया कि मुझे तो कल कहीं और जाना है, कहीं बाहर निकलना है, ऐसा नहीं होता है। ये पहले से ही एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करके हर चीजें प्लान की जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर? अब ये इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर ऐसे या ये साइड हो जाएगा सिंगुलर के साथ, तो क्या लिखेंगे हम, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट वीक, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है वो अगले महीने कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। चलिए आगे मैं अगर बात करूं प्लांट फ्यूचर के बाद,
मैंने आपको ये बताया था कि इसमें एक और जो हमारा टॉपिक चलता है, यानी कि इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट चलता है वो हमारा चलता है प्रोवर्ब्स का चलता है। किसका चलता है बेटा? प्रोवर्ब्स का। अब अगर मैं प्रोवर्ब्स की बात करूं, प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें। देखिए हिंदी में आप लोगों ने कहावतें सुनी होगी, हिंदी भी आप लोग पढ़ते हैं, हिंदी में आप लोगों ने बहुत सारी कहावतें सुनी होगी। जितनी भी कहावतें होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर ही आती है। यानी कि जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। यानी कि ये कह रहा है कि डेथ कीप्स नो कैलेंडर। इसका कहने का मतलब ये है कि मृत्यु और गिराग का कोई निश्चित समय नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये एक कहावत है कि जो मृत्यु होती है उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, वो किसी भी समय कभी भी किसी को भी आ सकती है। दूसरा अगर मैं कहूं, अ फ्रेंड अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। यानी कि ये कह रहा है अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, यानी कि मुसीबत में जो काम आता है वही हमारा सच्चा साथी होता है। देखिए क्या होता है, सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, बोर्ड इस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से तक पहुंचाने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि ये जो लेवल है ये कॉम्पिटिटिव लेवल है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन माइंड में होगा कि सर जब ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है तो हमें क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि हमने आपसे पहले किया कहा था कि ये डक्टाइल एकेडमी का है ये वादा कि हम करेंगे जीरो से लेकर हीरो तक का सफर पूरा। क्लियर? इस सफर को नहीं छोड़ेंगे हम आधा। इसलिए हम आपको पहले से ही ये चीजें बता के रखते हैं, क्योंकि बच्चा आगे जाकर और भी कॉम्पिटिटिव क्लास लेगा, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से आपको जरूरत से मिलेगा ज्यादा। चलिए, ये होता है हमारे प्रोवर्ब्स। तो बच्चा यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया, जिसमें आपने सबसे पहले हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन के बारे में समझा, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन को पहचानने के लिए कुछ हिंट वर्ड्स आपको बताए गए थे, जिनको एडवर्बियल कहा जाता है, उनके थ्रू हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बाद मैंने यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताया, उसके बाद हमने बात की मैथमेटिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स की, और सबसे एंड में हमने बात की प्रोवर्ब्स की। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आज की क्लास, ये वाली क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगला जो रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।